नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फोटोशॉप वाला में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक फोटो एल्बम डिजाइनर हूँ। दोस्तों, फोटो एल्बम डिजाइन करना एक कला है और हर एक कला को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कुछ अलग-अलग टूल्स होते हैं, उस फील्ड के अनुसार। उसी प्रकार एल्बम डिजाइनिंग के फील्ड में एक बेहतरीन और जबरदस्त सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फोटोशॉप टूलकिट। दोस्तों, आप फोटो एल्बम को मैनुअल डिजाइन करते हो या ऑटोमेटिक डिजाइन करते हो, ये सॉफ्टवेयर दोनों ही तरीकों से आपके एल्बम के वर्क प्रोसेस को फास्ट और आसान बनाता है। आज की इस वीडियो में आपको इसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर मोहित जयपुरी भाई के द्वारा डेवलप किया हुआ है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हो तो आपको उनकी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और मैं भी इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से भी डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैं इस फ़ोटोशॉप टूलकिट सॉफ्टवेयर का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ अपनी फ़ोटो एल्बम को डिज़ाइन करने में और सिर्फ़ उसी आधार पर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ। फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, किसी प्रकार का कोई पेड अनपेड प्रमोशन नहीं है। अगर आप में से कुछ दोस्तों के पास पहले से ही किसी अदर कंपनी का कोई एल्बम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपसे सॉफ्टवेयर बदलने की भी नहीं कह रहा हूँ। आप उसके साथ भी अपना काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं या अभी एल्बम डिजाइनिंग की लाइन में नए हैं और कोई एल्बम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की तलाश में हैं, जो आपके काम को आसान और आकर्षक बना सके, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फ़ोटोशॉप है और मैं फ़ोटोशॉप टूलकिट सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ। फोटो एल्बम डिजाइनर के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। मैं इस सॉफ्टवेयर को 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले वाला सॉफ्टवेयर यूज़ किया है मोहित भाई का ही, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ और ये सॉफ्टवेयर इतना हेल्प वाला सॉफ्टवेयर दोस्तों कि अब इसकी आदत सी पड़ गई है। बिना इसके बड़ा अजीब-सा लगता है। ऐसा नहीं कि बिना फ़ोटोशॉप के ये एल्बम बना दे, इसको फ़ोटोशॉप की आवश्यकता होती है। फ़ोटोशॉप और ये सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ जुड़ के बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन अब आदत पड़ गई है। आदत क्यों पड़ी है? क्योंकि इसकी खासियत ही ऐसी है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके का सॉफ्टवेयर दोस्तों ऐसा देखने में लगता है। यहाँ से आप इसको मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ क्लोज़ कर सकते हैं। मैं मिनिमाइज़ करता हूँ तो देखिए मिनिमाइज़ हो गया, फ़ोटोशॉप बड़ा हो गया। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ, तो ये इस तरीके से आ गया। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर में एक बात ये भी है कि मैं जब भी इस सॉफ्टवेयर को ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ करूँगा, मतलब इसके एंगल को चेंज करूँगा, तो एंगल के हिसाब से फ़ोटोशॉप को डिज़ाइन को चेंज कर देगा। मतलब जो फ़ोटोशॉप का जो एंगल है, जो रूपरेखा उसको भी चेंज करेगा। मैं इसको सॉफ्टवेयर को मैं चाहता हूँ कि बॉटम में इस तरीके से यूज़ ना करके मैं इसको ऊपर की तरफ करूँ, तो मैं उस सेटिंग को भी कर सकता हूँ, मैं भी आपको बताऊँगा। मैं इसको दाएँ में करना चाहूँ, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन उसकी एक शॉर्टकट की है, मैं पहले उसके बारे में आपको बताता हूँ। कंट्रोल की आपके कीबोर्ड में है, कंट्रोल की और ये 4 एरो की होती हैं, ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ की जो होती हैं। मैंने कंट्रोल की दबा रखी है कीबोर्ड पर और मैं एरो दबाता हूँ, ये देखिए मेरा सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका है। इसकी जो दिशा है वो चेंज हो मैंने उल्टे हाथ की तरफ की दबाई, तो ये उल्टे हाथ की तरफ चला गया। मैं चाहता हूँ ये ऊपर की तरफ हो जाए, तो ये ऊपर की तरफ हो गया और मैं चाहूँ कि नीचे की तरफ हो जाए, तो नीचे की तरफ हो गया। ये डायरेक्शन मैं अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से काम करना पसंद करता हूँ। मुझे किस तरीक़ा का वर्क फ्लो अपने फ़ोटोशॉप में चाहिए और मैं इस सॉफ्टवेयर को कहाँ रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि ये नीचे आता है, तो ये नीचे ही आता है यार, हम कहाँ डाटा देखेंगे। कई लोगों को होती है ना आदत, मैं इसको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस तरह की 2, 3, 4, 5 फ़ोटो खोल लिए छोटे-छोटे, ऊपर एक डाटा चल रहा है अपना काम कर रहे हैं एक ही विंडो में, तो यहाँ से अपना काम हो गया, यहाँ से वो हो गया। लेकिन अगर विंडो इस टाइप की होगी, तो जब 12:36 का या 12:18 का पेज नहीं खुल जाएगा, तो डाटा और बाकी कहाँ देखेंगे। तो उसके लिए आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जहाँ रखना है ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ जैसे भी आपको रखना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये इसका बेसिक सा एक फंक्शन है, मैं इसके बारे में डिटेल में भी आपको बताऊँगा, लेकिन बेसिक मोटा-मोटा आपको बता के चल रहा हूँ। अच्छा, ये ऊपर वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, पीटी के आगे लिखा हुआ है इमेज, वॉलपेपर, टेक्स्ट, क्लिप आर्ट। दोस्तों, ये जितने भी आप आइटम इमेज वगैरह देख रहे हो, सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। इमेज तो बेसिक सी करनी है, क्योंकि जब फ़ोटो एल्बम बनेगी तो किसकी बनेगी? इमेज की बनेगी ना, फ़ोटो की बनेगी। तो आप यहाँ से फ़ोटो इसमें ऐड कर सकते हैं, वॉलपेपर, टेक्स्ट, क्लिप आर्ट, ये सारा आइटम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ 3D टेक्स्ट तक, यानी कि ये मॉकअप तक का ऑप्शन है, यहीं तक कर सकते हैं। इसके बाद ये बटन मोड आता है दोस्तों। ऑप्शन वही हैं, ऐसा नहीं है कुछ अलग नई चीज़ है।
ऑप्शन वही है यहाँ और पीछे के बटनों में आपको दिखेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप से सेपरेट कर दिया बटन मोड में कि आप ये काम को यहाँ से सेपरेटली कर सकते हो। इसके बाद आपको एक करेक्शन का ऑप्शन दिखाई देता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए करेक्शन का बॉक्स खुलेगा। वो जो बॉक्स था हमारा एल्बम डिजाइनिंग का वो क्लोज हो जाएगा, ये नया बॉक्स खुल जाएगा दोस्तों। इसमें आप अपने तरीके रिटच भी कर सकते हो, कलर करेक्शन भी कर सकते हो और भी बहुत से काम कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में कभी बताऊंगा। अभी फिलहाल हम इंटरफेस को देख रहे हैं तो इंटरफेस के बारे में ही बात करेंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ तो देखिए ये क्लोज हो जाएगा और जो पुराना वाला बॉक्स था ये दोबारा आ जाएगा। एक ऑप्शन और है दोस्तों करेक्शन के बाद, पासपोर्ट। अगर आप स्टूडियो का काम करते हो, आपके पास पासपोर्ट का काम आता है या आपके पास इस तरीके का काम है कि आप पासपोर्ट बनाते हो, तो आपके लिए ये टूल बहुत काम आ सकता है दोस्तों। बहुत अच्छा टूल है, बहुत स्पीड में बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं जो हमें फोटोशॉप से करने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे कि नेम और डेट डालना, अलग अलग साइज में क्रॉप करना, अलग अलग साइज के अलग अलग टाइप के आपको पासपोर्ट चाहिए होते हैं, वो सब काम आपके अच्छे तरीके से करता है। इसकी वीडियो भी कभी आगे डिटेल में बनाएंगे। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ और ये देखिए जब भी मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये फिर दोबारा से मेरा सॉफ्टवेयर खुल जाता है जिस तरीके से है ये बेसिक। अब मैं आपको बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ दोस्तों कुछ। हम पीटी पे जाएंगे, प्रोजेक्ट, आप इसमें अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि पार्टी क्लाइंट का नाम होता है, डेट, उस टाइप से या डिटेल जो भी देनी हो उस टाइप से आप अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं और काम होने के बाद उनको डिलीट भी कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको प्रोसेस आराम से तसल्ली से बताऊंगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिलहाल अभी इंटरफेस के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है विंडो में, पेज डिजाइनर, यानी कि नए पेज के बारे में डिटेल है इसके अंदर। जो नया पेज हम बनाएंगे मैं इसको क्लिक करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। 1236 300 की रेजुलेशन, मैं इसको करना चाहूँ 1030, 1030 पे रख सकता हूँ। रेजुलेशन को चाहूँ 250 तो 250 कर सकता हूँ। इसको चाहूँ 150 तो 150, हालांकि कोई रखता नहीं, और 150 ये मेरे ऊपर है, मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ। मार्जिन देना चाहूँ तो मार्जिन दे सकता हूँ, पेड गाइड देना चाहूँ, फ्रेम बनाना चाहूँ या रखना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, और बैच के साथ लेना चाहूँ, काफी सारे पेज लेना चाहूँ, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती। छोटा पेज है कोई पासपोर्ट टाइप का या कुछ है तो बैच की जरूरत पड़ जाएगी। आप विजिटिंग कार्ड या कार्ड वगैरह टाइप बना रहे हो, लेकिन 1236 में तो आपको बैच की जरूरत नहीं पड़नी है। लेकिन मोटा मोटा ये है कि देखिए आप नए पेज के लिए आप सेटिंग इसमें सेट कर सकते हैं, और मैंने जो इस समय सेटिंग इसमें कर दी है ये सेव रहेंगी, बिना सेव का बटन दिए हुए भी ये सेव रहेंगे। तो मैं इनको 1236 फिर से कर लेता हूँ, 36 और 300, और क्रिएट पेज करेंगे तो एक नया पेज आपका 1236 300 की डीपीआई में खुल जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ दोस्तों, और इस पेज को भी क्लोज कर देता हूँ। फिर से पीटी पे जाएंगे, विंडो, एक्शन मैनेजर, बहुत सारे एक्शन होते हैं अलग अलग टाइप के, उनको आप फोटोशॉप में तो यूज करते ही करते हैं अ, चलाने के लिए या अपने वर्क को करने के लिए। अगर आप चाहो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा भी आप उनको यूज में लेना चाहो तो आप इस सॉफ्टवेयर के द्वारा भी उनको यूज में ले सकते हो, लेकिन ये भी थोड़ा अलग टाइप का प्रोसेस है, मैं बाद में बताऊंगा कभी। इसके बाद आता है दोस्तों पीएचडी कन्वर्टर। ये बहुत जरूरी टूल है दोस्तों, मैं इस पे क्लिक करूंगा पीएचडी कन्वर्टर पे और ये इस तरीके का एक बॉक्स खुलेगा दोस्तों। इस वाले ऑप्शन में हम अपने जो कन्वर्टेड डाटा है उसके लिए पाथ दे रहे हैं, वो डाटा कहाँ सेव होगा, ठीक है ना। इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट में जाइए और यहाँ से आप किसी एक डाटा को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको फोल्डर हो जहाँ भी हो। इस तरह से मैंने ये सिलेक्ट किया ऑटो पीएचडी, इसको सिलेक्ट कीजिए, तभी उस तरीके से होता है। या आप इस तरीके से राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए जो भी आपका फोल्डर है जहाँ पे आपको सेव करना है, और इस तरीके से लाके यहाँ पेस्ट कर दी तो भी वो डाटा आपका यहाँ पे, मतलब आपका जो लिंक है या जो आपका पाथ है जहाँ पे वो फोल्डर है वो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है किस तरीके से वो वही फोल्डर है कि नहीं है तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए वही आपका फोल्डर ओपन है, ऑटो पीएचडी, ऑटो पीएचडी, डी ड्राइव, डी ड्राइव, वही फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा जहाँ आपने इस फोल्डर को पाथ दिया हुआ है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद देखिए ऑटो कन्वर्ट, ऑटो कन्वर्ट ही रखना है क्योंकि आपको मैनुअल कन्वर्ट के लिए तो एक एक करके सारे फोटोज को सिलेक्ट करना हो, एक करके सीट करना हो, तो अच्छा ये होता है हम ऑटो कन्वर्ट रखें। पीएचडी करेक्शन, पीएचडी करेक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे कुछ फाइलें होती हैं क्लिप पास हो रखी हैं, फोटो फ्रेम में लगा हुआ है वो अंदर गया हुआ है ना, तो इसको हटा देती है। कुछ फाइलें या कुछ डाटा हमारा ग्रुप में होता है, कुछ क्लिप आर्ट या कुछ चीजें ग्रुप में ज्वाइंट होती हैं तो ये ग्रुप को हटा देता है। कहीं कहीं कहते हैं
आपका लिंक हो रखी होती है लेयरें, कुछ लिंक एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, ये उन्हों को भी अनलिंक कर देता है। मतलब एक तरीके से मानिए कि जो पीएचडी फाइल होती है जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं और हमने खोली उसमें बहुत हौच-पौच है, कुछ अलग टाइप की लेयर बनी हुई है, कुछ हिडन लेयर बनी हुई है, कुछ अलग टाइप के स्मार्ट ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, कुछ रेस्टराइज़ लेयर है उसके अंदर। तो इसी टाइप से ये आपके पीएचडी को क्लियर कर देती है, जिससे कि आप उस पे अच्छे से काम करते हो, कोई आपका पुराना फ़ोटो या कोई ऐसी चीज़ उस पे ना रहे, जो आपके बाद में एलोन डिजाइनिंग में प्रॉब्लम करे या आपकी कंप्लेंट दे, ठीक है ना? और उसके बाद आपको सभी फ्रेमों को सिलेक्ट करना है और ऑटो कन्वर्ट टू ऑटो पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा लेकिन फिलहाल समझने के लिए ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद दोस्तों फिर से पीटी पे जाएँगे, विंडो पे जाएँगे, फुल्ली ऑटो एल्बम अगर आप चाहते हो पूरी एल्बम को आप ऑटोमैटिक ही बनाओ, तो आप वो भी काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ सिस्टम पे अपनी सेटिंग करके रख देनी है कि ये डाटा है, ये फ़ोटो है, ये पीएचडी है और ये साइज़ है और ये फ़ोल्डर है जिसमें सेव होना है। जहाँ से मुझे डाटा लेना है, प्रोसेस करना है, फिर सेव करना है। ये कुछ सेटिंग आपको सेट करनी होती है। इसके बाद आप सिस्टम को काम करने के लिए छोड़ दीजिए। सिस्टम आपका डाटा को तैयार करता रहेगा। लेकिन ऑटो ऑटो होता है तो वो अलग चीज़। उसका एक प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद बैच प्रोसेस दोस्तों, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो नॉर्मली अगर आप करना चाहो तो, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन इसमें और दिया हुआ है अदर ऑटो टू टूलकिट ऑटो, यानी किसी अदर सॉफ्टवेयर के द्वारा जो पीएचडी ऑटो हो रखी है आपके पास से या आपके पास कोई और पुराना सॉफ्टवेयर था जिसमें आपने उसके हिसाब से पीएचडी को कन्वर्ट किया हुआ है और आप चाहते हो कि अब नया सॉफ्टवेयर लो और नए सॉफ्टवेयर के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहो तो इसमें भी वो ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग इसकी भी है, कुछ थोड़ी बहुत करनी होती है और उसके बाद प्रोसेस लगा दो आप 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे में, जो भी आपका फ़ोल्डर में 50-100 पेज होंगी, वो सारी एक-एक करके खुलेंगी। पीएचडी करेक्शन होगा और करेक्शन होने के बाद फ़ोटो फ्रेमों को सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के बाद ऑटो में सेव कर देगा। अच्छा प्रोसेस है, मैंने यूज़ किया है, अच्छे से काम करता है। यही प्रोसेस आपको मैं बाद में बताऊँगा। ये आपका विंडो वाला ऑप्शन हो चुका है दोस्तों, इसके बाद आता है इंटरफ़ेस, जो मुख्य चीज़ है। मैं इंटरफ़ेस पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा इंटरफ़ेस बन के आ चुका है। मैंने अभी तक आपको इसके बटन वगैरह की जानकारी दी है दोस्तों, कि बटन वगैरह ये हैं, ये काम करता है, ये काम करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इसको कस्टमाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कुछ कीज़ का या कुछ टूल्स का या कुछ शॉर्टकट का कोई एक बंदा यूज़ करता है, वही काम करने में कोई दूसरा बंदा किसी और शॉर्टकट, किसी और टूल का यूज़ करता है। तो यानी कि डिफ़रेंस होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दे इस तरीके से और ये मेरे लिए ऐसे ही काम करना हो और ऐसे ही मैं इस पे काम करता हूँ। बात को समझना मतलब कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसने जैसा दिया है अब मुझे उसी के हिसाब से काम करना होगा। मुझे ये बटन नहीं चाहिए था मगर उसमें है, मैं उसे हटा नहीं सकता। अब मुझे इस पे काम करना होगा। वो चीज़ यहाँ पे मोहित भाई ने सॉल्यूशन कर दिया है। आप इसमें चाहो तो कितने बटन लगा सकते हो। बटन तो छोड़ो बटनों को हटा सकते हो और ये आप यहाँ इंटरफ़ेस का कलर वगैरह देख रहे हो इसको आप चेंज कर सकते हो। बटन के साइज़ को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना? मतलब इसमें बहुत कुछ चेंजिंग कर सकते हो। अब वो चेंजिंग क्या-क्या है, मैं उन्हीं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। ये डिटेल में अब यहाँ वीडियो मेरा शुरू हुआ है। अब तक जो था मैं आपको इसकी सॉफ्टवेयर की रूपरेखा बता रहा था और जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया इसके बारे में डिटेल वीडियो बिल्कुल आएगी। लेकिन अभी आपको समझने लायक बात ये है कि ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करता है, ये कर सकता है। आपको लेना है, नहीं लेना अब आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए, मैं इंटरफ़ेस की सेटिंग के बारे में आपको बताता हूँ। अभी इंटरफ़ेस भी बताऊँगा और पेज को सेव करने का तरीका भी बताऊँगा। ये दोस्तों हमारे इंटरफ़ेस की सेटिंग है, यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें मिलते हैं। इंटरफ़ेस कलर थीम, जैसा कि नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा इंटरफ़ेस के कलर की थीम। ये इंटरफ़ेस कलर है, थीम है, मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। हालाँकि चेंज करने के कुछ शॉर्टकट भी हैं, कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल के साथ फिर से 1 दबाएँगे, फिर से 1 दबाएँगे, फिर से 1 दबाएँगे। तो कंट्रोल के साथ 1-1 दबाएँगे तो ये चेंज हो जाएगा। एक चीज़ मैंने अभी आपको और बताई थी स्टार्टिंग में, ये वाली, ठीक है ना? ये सारे काम हम यहाँ कर पाएँगे, ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन वो शॉर्टकट है। कंट्रोल के साथ एक-एक बार-बार दबाना कलर टोन चेंज होती है और कंट्रोल के साथ कर्सर की दबाना तो इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ मैं लगभग-लगभग आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये इंटरफ़ेस का कलर दोस्तों आप यहाँ से इनके बेसिक कलर को चेंज कर सकते हैं जैसे फ़ोटोशॉप में भी होता है। ठीक है ना? मैं इसको डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ और थंबनेल की बीजी और टेक्स्ट जैसे कि थंबनेल बनेंगे, मैं एक कुछ फ़ोटो लेके आता हूँ। ये 3 फ़ोटो ले आया मैं। और ये देखिए मैंने कंट्रोल लिया और मैं माउस के व्हील को घुमा रहा हूँ तो देखो मैं यहाँ से भी इनका साइज़ चेंज कर पा रहा हूँ और चाहूँ तो मैं यहाँ से भी इनका साइज़ चेंज कर पाऊँगा, है ना? ये देखिए मैंने इतना बड़ा रख लिया इनको
अब मैं चाहता हूँ थंबनेल की जो बैकग्राउंड है वो किस टाइप में दिखाई दे और टेक्स्ट किस टाइप में दिखाई दे। तो ये पहला कलर जो देख रहे हो आप बैकग्राउंड से मैचिंग में देख रहे हो, ये बैकग्राउंड का कलर है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको देता हूँ पीला। ओके करता हूँ, तो ये देखिए पीला हो चुका है। आप अपने पसंद से अपना कोई भी कलर इसमें सेट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। लेकिन मैं राय फिर भी ये दूँगा कि अगर आप फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, तो जो फ़ोटोशॉप की ब्लैक सी थीम होती है ना डार्क वाली, आप इसी थीम को यूज़ करें। क्योंकि ग्रे थीम होती है, तो ग्रे थीम जो है हमारे कल आँखों में कलर का इफ़ेक्ट नहीं डालती है, ये हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। अगर आप रंग-बिरंगे कलर को ज़्यादा देर तक आँखों में देखते हो, तो प्रॉब्लम करते हैं। ऐसी बात नहीं, करेक्शन करते में प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन जब हमें ऑप्शन मिल रहा है कि फ़ोटोशॉप या हम कुछ ऐसे कामों को एक बेसिक टोन में कर सकें, जो हमें आँखों को दिक्कत ना, तो उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब यहाँ देख रहे हैं इसका नाम जो होता है सफ़ेद कलर में है। दूसरा वाला ऑप्शन प्लस लगा हुआ है, इससे दिख रहा होगा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ देता हूँ इसको ये डार्क रेड, ओके, और ये देखिए डार्क रेड में आ चुका है। फिर मैं एक बार क्लिक करता हूँ और मैं इसको करता हूँ नीला, ओके, और ये देखिए नीले कलर में हो चुका है। मैं इनको चेंज कर सकता हूँ अपने आवश्यकता अनुसार जैसा मुझे रखना हो। इसके बाद दोस्तों इंटरफ़ेस पोज़ीशन आती है जो मैं भी आपको चेंज करके दिखा रहा था। स्क्रीन बॉटम, स्क्रीन राइट में, स्क्रीन लेफ्ट में, स्क्रीन टॉप में, ये आपके ऊपर है आपको कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, ठीक है ना? और दोस्तों अगर आप कहते हैं डुअल मॉनिटर को यूज़ करते हो, तो आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। डुअल मॉनिटर में आपको स्क्रीन 1, स्क्रीन 2 जो रखनी है, सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं करता हूँ डुअल स्क्रीन मोड 1, तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं इस सॉफ्टवेयर को उठा के डुअल मॉनिटर पे लेके जा सकता हूँ। अगर मैं इसको नहीं करूँगा, तो ये दिक्कत करेगा। लेकिन मैं यहाँ से इसको स्क्रीन 1 या स्क्रीन 2 पे अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, तो ये वहाँ पर वो चला जाएगा और वहाँ पे आराम से सही तरीके से रहते हुए काम करेगा। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं इसको फ़िलहाल स्क्रीन बॉटम पे कर देता हूँ, जैसा मेरा फ़िलहाल है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद टूल किट इंटरफ़ेस में आप फ़ॉन्ट की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई और फ़ॉन्ट मुझे चाहिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अब आप देख रहे होंगे फ़ॉन्ट का साइज़ मेरा चेंज हो चुका है, या मैं कोई और लाइट फ़ॉन्ट चाहूँ, अपनी आँखों के हिसाब से जैसा मुझे पसंद है, उस तरीके का मैं अपना कोई फ़ॉन्ट इसके अंदर दे सकता हूँ। मतलब फुल्ली कस्टमाइज़ है। आप अपने हिसाब से आपको जैसा अपने पसंद में आ रहा हो, चेंज करना चाह रहे हो, कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ विथ पीएस, मतलब फ़ोटोशॉप के साथ ये जैसे मैं मिनिमाइज़ करूँगा इसको, तो ये फ़ोटोशॉप को मिनिमाइज़ करके ले जाएगा या बड़ा हो जाएगा। या मैं मैक्सिमाइज़ करूँ फ़ोटोशॉप के साथ इसका साइज़ अप डाउन होता है। तो आप यहाँ से इसको टिक या अनटिक कर सकते हो, आप क्या चाहते हो कि मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ, तो फ़ोटोशॉप चेंज ना हो, वो भी आप कर सकते हो। मैं इसको अनटिक करता हूँ, ओके करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा, तो फ़ोटोशॉप मेरा इसी साइज़ में बना रहेगा। लेकिन मैं इसको टिक रखता हूँ और मैं यहाँ से इसको अब मिनिमाइज़ करूँगा, तो मेरे मिनिमाइज़ करते फ़ोटोशॉप बड़ा हो जाएगा और मैं इसको अगर दोबारा से मैक्सिमाइज़ करूँगा, तो मेरा फ़ोटोशॉप का साइज़ छोटा हो जाएगा। एक सेटिंग और है दोस्तों, ऑलवेज़ ऑन टॉप। इस समय आप देख रहे होंगे, मैंने फ़ोटोशॉप पे क्लिक किया यहाँ पर इस तरीके से, और ये देखिए कुछ शैडोज़ आ गई हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पीछे दब चुका है। ये सॉफ्टवेयर पीछे दब चुका है। मैं आपको एक विंडो खोल के दिखाता हूँ, नहीं, मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ, ये देखिए। अभी इस समय सॉफ्टवेयर मेरा पीछे दबा हुआ है। लेकिन यहीं अगर मैं इस पे करता हूँ इसको ऑलवेज़ ऑन टॉप, अब दोस्तों मैं किसी विंडो पे आऊँगा तो मेरा ये सॉफ्टवेयर है टूलकिट, ये हमेशा फ्रंट पे होगा, यानी कि स्क्रीन पे पहले नंबर पे होगा। मेरा कोई भी ऑप्शन, जैसे कि मैंने ये खोला, ये पीछे दिखाई देगा। फ़ोटोशॉप खोला, ये तो ख़ैर इसके साथ ही आएगा। लेकिन अभी ये सॉफ्टवेयर मेरा आगे रहेगा। मैं इसको अनटिक करता हूँ और मैं दोबारा से अपनी विंडो खोलता हूँ, देखिए वो सॉफ्टवेयर मेरा पीछे चला गया। क्योंकि वो हमेशा मेरी स्क्रीन पे टॉप में नहीं रहेगा, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ऑलवेज़ ऑन टॉप, यानी कि हमेशा आगे बना रहे। मैं इसको टिक कर देता हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर मेरा हमेशा मेरे आगे ही बना रहेगा। जब तक मेरी विंडो पे ओपन है सॉफ्टवेयर, मैंने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, ये मेरे आगे टॉप पे ही दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों ये तो इंटरफ़ेस के कलर थे, अब आता है बटन का सेटिंग। यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत सारे बटन हैं दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में। आप इन सभी बटनों के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वर्क स्पेस मेन्यू, आप इसको चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा हो रहा है इसका साइज़, चाहे तो छोटा कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार। अब आपको लगता है कि हाँ, मुझे फ़ॉन्टों को देखने में दिक्कत हो रही है, छोटी स्क्रीन है तो बड़ा कर लीजिए, और बड़ी स्क्रीन है काफ़ी अच्छी, मतलब ज़्यादा ही अच्छी स्क्रीन है, और आपको ये कि बड़े-बड़े अक्षर दिखाई दे तो थोड़ा उनको छोटा कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 20 के आस-पास, मेरे लिए बहुत है इतना। इसके बाद वर्क स्पेस बटन, आप इनका साइज़ जो ऊपर वाले बटन हैं, वर्क स्पेस वाले, इनको आप चेंज कर सकते हैं, कितना ही बड़ा कर सकते हो। साथ में कंट्रोल दबाते हुए कंट्रोल के साथ कर्सर को आप घुमाएँगे, तो भी इनका साइज़ चेंज होगा, ठीक है ना?
आप यहाँ से भी इनको कर सकते हैं। मैं इसको 15 का ही छोड़ता हूँ फिलहाल, ज़्यादा चेंज करना बस सही लग रहा है मेरे को, तो मेरे को चेंज नहीं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। थंबनेल आइटम का टेक्स्ट, जो थंबनेल है इनके जो टेक्स्ट है ना, आप ये देख रहे हो सैंपल 2011, आप इसको चेंज कर सकते हो। ये देखिए कितना बड़ा हो गया, और भी बड़ा हो जाएगा, और छोटा कर सकते हो। मैं इतना छोड़ देता हूँ। फोल्डर लिस्ट पैनल, ये देखिए दोस्तों, फोल्डर लिस्ट की है, आप इसके साइज को चेंज कर सकते हो। ये देखिए कितना बड़ा आपका लिस्ट चाहिए, आपको पैनल की जो लिस्ट है छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ फिलहाल, और इतना काफी है। ठीक है दोस्तों, राइट क्लिक एंड अदर मेन्यू, मैं देखिए इसको बढ़ाता हूँ। ये देखिए ये राइट क्लिक, जैसे कि हम अभी राइट क्लिक करेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा राइट क्लिक कहाँ करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं है। लेकिन राइट क्लिक या अदर मेन्यू की जो ऑप्शन है, उसका आप यहाँ पे फंड का साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा अपने साथ। सेकेंडरी बटन होते हैं दोस्तों, ये नीचे वाले बटन, ये जो आपको नीचे न्यू पेज, ऑटो पीएचडी, ऑटो फ्रेम ये दिखाई दे रहे हैं, आप इनका भी साइज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, या आप नीचे आके ऊपर वाली लाइन पे नीचे आके कंट्रोल के साथ अगर कर्सर घुमाएंगे तो भी इनका साइज चेंज हो जाएगा। मैं फिलहाल इनको 12 के आसपास ही रखूंगा, ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, इतना ठीक है। और चाइल्ड विंडो फंड, चाइल्ड विंडो फंड दोस्तों ये मुझे पल्ले नहीं पड़ा, मैंने ढूंढा था, ये देखिए यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, या मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि बस हवा निकल गई। बस ऐसे समझो, कभी कभी होता है ना, सबके साथ होता है, ऐसी बात नहीं। तो इसका मुझे नहीं मालूम, मगर हाँ ये नॉर्मल सा है कि इतना आपको इसका पूरा जो इंटरफेस है इसको आप अच्छे तरीके से अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे उस तरीके से। मतलब काम तो आपको करना है ना, ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम करना है, नहीं। अब सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से काम करे, जो आपको टूल चाहिए आप उन टूलों को रखिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं रखिए। चलिए इतना मैंने आपको इसके बारे में बताया, अभी आगे और बताना बाकी है। मैं इसको करता हूँ क्लोज, जितनी भी सेटिंग आपको करनी हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। रिस्टोर डिफॉल्ट दोस्तों, अगर मैं इसको रिस्टोर डिफॉल्ट करता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। अब मुझे दोबारा से आके इसको ऑन करना होगा, और ऑन करने के बाद जब ये ऑन होगा तो ये पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुका होगा। मेरे जितने फंड वगैरह मैंने चेंज किए थे वो चेंज हो जाएंगे, जो भी मैंने डायरेक्शन वगैरह दी थी वो सारी चीज हो जाएगी, एक तरीके से रिस्टोर हो चुका होगा। देखिए आप साइज देख रहे हैं, इसका साइज बढ़ चुका है, जितने भी जो फंड वगैरह जैसे भी थे पहले की तरीके से हो चुके हैं। दोस्तों पीटी के बाद, पीटी का ऑप्शन होने के बाद हमारे पास आता है एक नीचे वाला ऑप्शन, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए आपको बहुत सारे बटन दिखाई दे रहे होंगे, ये बटन कौन से हैं, ये सेकेंडरी बटन है दोस्तों, ये वाले जो आपको नीले नीले दिखाई दे रहे हैं, ये बटन है। मैं एक बार इन सब पे जाके और टिक लगा लेता हूँ, पेज करेक्शन इसको ओके करेंगे, एरिया टू ओके करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए सारे बटन बढ़ते चले आ रहे हैं, जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चाहिए वो आप इसमें रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें एक रखूंगा बेसिक पीएचडी करेक्शन, इसको रखूंगा, ऑटो फिल को रखूंगा मैं, मूव वगैरह ये मुझे नहीं चाहिए, मगर आप अपने हिसाब से आपको उचित लगे, आप अपने हिसाब से अगर आपके काम आते हैं तो आप उन उन बटनों को अपने हिसाब से रख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो जो आपके काम आते हैं। जैसे कि मैंने ये सब कर लिया, और यहाँ देखिए सारे बटन आ चुके हैं, सेकंड लाइन में बन जाएगी दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जितने भी हैं मैं सारे बटन लेके आ सकता हूँ, सारे बटन आ जाएंगे। लेकिन कस्टमाइज करने का फायदा क्या हुआ, मैं सभी लेके आऊंगा, मुझे लेके तो आने जो मेरे काम के हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैं इस द्वारा से लिस्ट पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, ऑटो पीएचडी, ठीक है चाहिए, ऑटो फ्रेम, हाँ ये भी सही है, चाहिए होते हैं। भाई देखो आपका 3 फोटो है, 3 फोटो के लिए आप कहाँ ढूँढने जाओगे? सीधे सीधे आप फोटो फ्रेम पे जाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिक आपको 3 फ्रेम के शीट या पेज दिखाएगा कि ये 3 फोटो का फ्रेम है, वो 3 फोटो का फ्रेम है, इनको आप यूज कर लो। समझो मेरी बात को। न्यू पेज तो चाहिए होता है, स्वैप इमेज बहुत जरूरी टूल है दोस्तों। फ्रेम क्रिएटर की दोस्तों मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं सीधे सीधे लेयर बना लेता हूँ, या लेयर में स्टाइल देके उस स्टाइल के हिसाब से उसको चेंज करता हूँ, मास्क बना लेता हूँ, तो फ्रेम क्रिएटर की मुझे आवश्यकता नहीं है। जो नए डिजाइनर हैं, जो नया अभी काम सीख रहे हैं, उनको जरूरत पड़ती होगी, तो उनको यूज करना चाहिए। और इसके तरीके जो है मैं बताऊंगा, एक फिलहाल तो मैं आपको इंटरफेस बता रहा हूँ, तो इंटरफेस पे ध्यान देते हैं। तो मैं इसको फिलहाल फ्रेम क्रिएटर को मैं अपने लिए नहीं रखूंगा, आपको रखना है आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेव पेज बहुत जरूरी है दोस्तों, और ओपन टेम्पलेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे टेम्पलेट को ओपन नहीं करना। पीएचडी करेक्शन में इसको नहीं रखूंगा, मैं बेसिक पीएचडी करेक्शन को रखूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बेसिक पीएचडी करेक्शन ज्यादा अच्छा काम करता है, वो पूरी पेज को क्लीन कर देता है। एरिया टू फ्रेम ये भी मेरे काम का नहीं, बॉर्डर से बॉर्डर नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इफेक्ट का यूज कर लेता हूँ, तो अपने साथ स्टॉक वगैरह जो देना मैं दे देता हूँ इसको भी।
ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रेम नहीं, इसको भी नहीं रखूंगा मैं, इसमें कोई फायदा नहीं। फिट टू फ्रेम मैं इसको भी नहीं रखूंगा। रोटेट ये सही है, इमेज को या पीएचडी को बार बार रिपीट करना होता है तो ये बटन काम का है, मैं इसको रख लूंगा। बीजी ब्लॉक मैं मैनुअल कर लेता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। फ्लैटन ये भी कोई जरूरत नहीं। स्प्लिटर पीएचडी फॉर ओपन इमेज इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो जो लोग ऑटो पीएचडी पे काम करते हैं या ऑटो एल्बम बनाते हैं उनके काम के ऑप्शन है ये, मगर मेरे काम के नहीं है। मेरे के नहीं है तो मैं नहीं रख रहा, आप रख सकते हो अगर आपके पास, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, आपके पास है ये सॉफ्टवेयर और आप सीखने के लिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप इनको हटा दो। अगर आपके काम के हैं ये बटन आप रखो, मेरे काम के नहीं है इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। आपके काम के हों तो आप रखना। पीएचडी फॉर ओपन इमेज नहीं, सिलेक्ट ऑटो फ्रेम नहीं। बस दोस्तों यही कुछ बटन है जो मैंने रखे हैं। और मैं आता हूँ पीछे और ये देखिए, ये ऑटो पीएचडी, ऑटो फ्रेम, न्यू पेज, स्वैप इमेज, क्विक सेव, रोटेट, फिट, ऑटो फिल और पीएचडी, बेसिक पीएचडी करेक्शन। ये मैं बटन यहाँ से ले आया हूँ, आप समझ रहे होंगे। जो मेरे काम के बटन है उन्हें मैं ले आया हूँ। अब एक चीज और है दोस्तों, जैसे कि मोहित भाई ने बताया कि सॉफ्टवेयर जो बहुत डायनेमिक है ना, आप इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ तक तो आपने कस्टमाइज किया, अब आगे और कस्टमाइज क्या करेंगे, जैसे कि मैं बताता हूँ। आप इन बटनों को देख रहे हो, आप इन बटनों को चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये इमेज वाला बटन है, मैं इसको यहाँ लेके आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ले आऊंगा। सॉरी, इमेज कहाँ गई, लास्ट में। ये थोड़ा सा ग्लिच है मगर कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको पीछे लाता हूँ, मैं यहाँ ला के छोड़ देता हूँ इमेज। और ये देखिए इमेज आ चुकी है ना। ये है थोड़ा सा घुच घुच है इसके अंदर, और मैं चाहूंगा कि मोहित भाई इसको अपडेट करें थोड़ा सा, और ये जो थोड़ा घुच घुच करता है इसको ठीक करें। हालांकि ये काम करता है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद नीचे वाली लाइन दोस्तों, इसको, ये तो 100% काम करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं न्यू पेज रखना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, तो मैं इसको स्टार्टिंग में सेट कर देता हूँ। ऑटो पीएचडी ठीक है, ऑटो फ्रेम भी ठीक है, स्वैप इमेज भी ठीक है, क्विक सेव, क्विक सेव का मुझे लास्ट में फाइनल में काम पड़ेगा, तो मैं इसको क्विक सेव को क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और मैं एंड में छोड़ देता हूँ। बेसिक पीएचडी करेक्शन यही ठीक है। ऑटो फिल में आगे लूंगा। ऑटो फिल में क्यों आगे लूंगा, और ये फोल्डर से आगे पहुंच गई, इसको थोड़ा पीछे, ऑटो फिल, ऑटो फिल न्यू पेज के बाद रख लो, ठीक। अब देखो, न्यू पेज तो नॉर्मल सी बात, जब हम बनाएंगे तो बनाएंगे, जब हमें मैनुअल पेज तैयार करना होगा। ऑटो फिल पहले नंबर पे है कि अगर मैंने यहाँ डाटा खोला और मुझे लग रहा है कि मेरे डाटा सीधे सीधे फिल हो सकता है, क्योंकि कन्वर्टेड तो है ही वो डाटा, तो मैं सीधे ऑटो फिल पे क्लिक करूंगा, वो 4 6 5 फोटो जो होंगे ऑटोमेटिक एक बार में चले जाएंगे। ऑटो पीएचडी अगर मैं ढूंढना चाहूँ ऑटो पीएचडी तो उसके लिए बटन है। ये ऑटो पीएचडी इस तरीके से मिल जाती है, मतलब आपको सेट करनी होंगी जो आप ऑटो पीएचडी कन्वर्ट करोगे, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। स्वैप इमेज काम करते हैं, अगर मैं दोनों इमेजों को स्वैप करना चाहूँ, तो फ्रेम या इमेजों को, वो मैं कर सकता हूँ। रोटेटेड डाटा होता है, उसको रोटेट करना होता है, बाय द वे हम शॉर्टकट की भी यूज कर लेते हैं। मेरे एक्शन पैनल में शॉर्टकट की है, लेकिन फिर भी कई बार जरूरत पड़ जाती है तो हम यहीं से कर लेंगे। बेसिक पीएचडी करेक्शन ये तो जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम नया डाटा अगर कन्वर्टेड या हमने उसको क्लीन नहीं करके रखा हुआ है, जैसे मैं अपना डाटा यूज करता हूँ वो क्लीन है, क्लियर हो चुका है, वो बेसिक करेक्शन लगा हुआ है, जब मैं उसको पीएचडी को खोलूंगा तो उसमें कोई फोटो वोटो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा डाटा है उसमें फोटो वोटो सब पड़े हुए हैं, कुछ कुछ है, और आपने खोला तो फोटो भी लगे हुए हैं, काफी काफी सारे डाटा भरा हुआ है, तो आप एक बार पीएचडी करेक्शन मारोगे पूरी पीएचडी साफ हो जाएगी। मतलब जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे वो साफ हो जाएंगे, जितने भी फोटो फ्रेम में घुसे होंगे सब क्लियर हो जाएंगे, सारे फ्रेम साफ हो जाएंगे, सिर्फ फ्रेम ही फ्रेम बचेंगे, कोई फोटो उसके अंदर नहीं बचेगा। और क्विक सेव तो है ये दोस्तों लास्ट में ना। अच्छा, यहाँ तक का भी काम आप समझ रहे होंगे। एक ऑप्शन लास्ट का रह गया है, जैसे कि मैं जाता हूँ इमेज वाले ऑप्शन में, और ये इमेज वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कुछ फोटो को लेके आता हूँ। मैं गया डी ड्राइव में और इनपुट फोल्डर, और यहाँ सगाई मैंने इसको किया कॉपी, या ड्रैग एंड ड्रॉप आप जो करना चाहो, यहाँ क्लिक किया मैंने, कंट्रोल भी किया, ये डाटा मेरा आ चुका है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा दोस्तों, फोटो के ऊपर। फोटो पे राइट क्लिक करने के बाद कुछ फोटो से संबंधित ऑप्शन खुलेंगे, जो कि प्रेफरेंस भी है कुछ और कुछ ऑप्शन भी है। जैसे कि मेरा यहाँ पेज खुला हुआ होगा कोई, तो मैं उसके बारे में आपको इस तरीके से बताऊंगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, लेकिन जब आपको एडम डिजाइन के बारे में बताऊंगा जब पूरा बताऊंगा। फिल सिलेक्टेड फ्रेम, यानी कि जो फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया होगा पीएचडी में, जो कोई भी, आगे का हो, पीछे का हो,
उसका मैटर नहीं, जो भी सिलेक्ट किया हो और मैं 1, 2 या 3 यानी फ्रेम सिलेक्ट किए हैं और मैं राइट क्लिक करूँगा तो फिल सिलेक्टेड फ्रेम यानी कि जो फ़ोटो मैंने यहाँ सिलेक्ट किए हैं, वो जो मैंने सिलेक्ट किए हुए थे फ़ोटोशॉप में, उन फ्रेमों पर जाकर ये फ़ोटो फिल हो जाएँगे। फिल सिलेक्टेड फ्रेम यानी कि जो मैंने फ़ोटो सिलेक्ट किए हैं, ये फिल होंगे सिलेक्टेड फ्रेम में, जो मैंने फ़ोटोशॉप में सिलेक्ट किए होंगे, ठीक है ना? इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ओपन इन फ़ोटोशॉप यानी कि मैंने शीट बना ली है और मुझे चाहिए कि ये फ़ोटो मैं यही मानो और इसको मैं फ़ोटोशॉप में ओपन करना चाहता हूँ, तो सीधे-सीधे आप फ़ोटोशॉप में ओपन कर पाएँगे। ये फ़ोटोशॉप में ओपन हो गया और अब आपको कोई एडिटिंग वगैरह या कुछ काम करना है या लगाना ही है, ओपन करके तो सीधे-सीधे आप ओपन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन वो शीट के ऊपर काम करेगा। फ़ोटोशॉप में ब्लैंक स्क्रीन पे काम नहीं करेगा, वो आपका काम करेगा शीट के ऊपर। जैसे कि ये 1236 शीट, ये जो भी साइज़ है और मैंने एक फ़ोटो लिया और मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये देखिए गया और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में गया है। अब ये पूरे शीट पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ मेरा कोई फ्रेम सिलेक्ट नहीं था। ये फ़ोटो जो है सीधे 1236 पेज पे गया हुआ। अगर मैं यहाँ फ्रेम सिलेक्ट होता तो उस फ्रेम के ऊपर जाता। ठीक है ना? हम करने को ऐसा भी काम कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है ना? ये आपको खाली बताने के लिए था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ, प्लेस इमेज। हम इमेज के ऊपर फ़ोटो को प्लेस करते हैं ना, आप उस काम को कर सकते हैं। इसके बाद है प्लेस एज़ कटआउट। अगर आप लेटेस्ट फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और लेटेस्ट फ़ोटोशॉप का यूज़ करते में अगर आप इस ऑप्शन को दबाते हैं या काम में लेते हैं, तो ये एक तरीके से बढ़िया तरीके से कटिंग आपको करके देगा। और जो भी फ़ोटो जैसे कि ये फ़ोटो है, आप इसी फ़ोटो को चाहोगे कटिंग होके लगे, तो आप कटिंग करके उस फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं। आपको राइट क्लिक करना है और प्लेस एज़ कटआउट करना है। और अगर आप चाहो, इसके नीचे का ऑप्शन अप्लाई एज़ बैकग्राउंड, ये फ़ोटो मेरा बैकग्राउंड के तौर पे जाए, तो आप यहीं से इस पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड में पहुँच जाएगा। ये आपको दिखेगा ये फ़ोटो, ये गया और ये आप देख रहे होंगे ये फ़ोटो था, ये बैकग्राउंड बन चुका है। बैकग्राउंड लॉक भी हो चुकी है और ये बैकग्राउंड बन भी चुकी है। तो आप यहीं से आप सीधे-सीधे अगर बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना चाहो, वो लगा सकते हो। फिट थंबनेल दोस्तों, ये थंबनेल को फिट करने के लिए है। मैं आपको फिर बताऊँ, इसमें थोड़ा-सा लोचा है। अगर आप एक वर्टिकल फ़ोटो को राइट क्लिक करोगे और फिर थंबनेल करोगे तो इस तरीके से आएगा। लेकिन नहीं, अगर आप हॉरिज़ॉन्टल फ़ोटो को राइट क्लिक करोगे और फिर थंबनेल करोगे, तो इसका थंबनेल एक नेचुरल टोन पे आएगा। मतलब लंबा फ़ोटो वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल एक साइज़ में दिखाई देगा। आप एक ही सर्फेस एरिया में मेरे को दोनों फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैंने वर्टिकल फ़ोटो पे राइट क्लिक किया और मैंने उसको फिट थंबनेल किया, तो देखिए, इसीलिए अगर आप फिट थंबनेल वाले ऑप्शन को यूज़ करें, तो मेरी राय यही होगी आप वर्टिकल वाले फ़ोटो की जगह हॉरिज़ॉन्टल वाले फ़ोटो पे राइट क्लिक करें और इसको फिट थंबनेल करें। देखिए आपके सारे फ़ोटो बढ़िया तरीके से फिटिंग में आ जाएँगे। प्रेफ़रेंस में जाएँगे और फिल इमेज वाले ऑप्शन पे आएँगे। तो यहाँ देखिए हमें फिल इमेज की प्रेफ़रेंस मिलती है। मतलब हम इसकी सेटिंग को किस तरीके से सेव करना चाहते हैं। यहाँ आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। फ़ोटो फिलिंग स्टाइल, बेसिक या एडवांस फिल। मैं आपको राय दूँगा बेसिक में ही रखिए, ठीक है ना? फिल इमेज एज़ स्मार्ट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल लेयर। मैं ये भी आपको राय दूँगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रखिए क्योंकि नॉर्मल लेयर तो नॉर्मल होती है, लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर जब बन जाती है और हम एल्बम में काम में लेते हैं, तो फिर हमें उसके साथ स्ट्रेच करना, छोटा-बड़ा करना ये आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होती। नॉर्मल लेंगे, तो नॉर्मली क्वालिटी फिर डाउन हो जाएगी। तो मेरी आपको ये राय है ना कि आप फिल इमेज एज़ स्मार्ट ऑब्जेक्ट रखें। अब आता है यूज़ इमेज, ये क्या ऑप्शन है? ये दोस्तों ऑप्शन ये है कि जब मैं यहाँ से अपने 1236 के पेज में कुछ फ़ोटोज़ को यूज़ कर लूँगा, तो उन फ़ोटोज़ को क्या होना चाहिए? वो या तो यहाँ से हाइड हो जाएँ या मुझे यूज़ फ़ोटो के नाम से दिखाई दें। अगर मान के चलिए मैं इसको कलर मार्क हो रखा है फिलहाल, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ मैं 3-4 फ्रेम बनाता हूँ और यहाँ से मैं 1-2 मैं अब मैं इन चारों फ्रेमों को सिलेक्ट करूँगा 1, 2, 3, 4 4 फ्रेम है मेरे 1, 2, 3, 4 ये चारों फ़ोटो मैंने सिलेक्ट की। चलो इन दोनों को नहीं करते, आप ये कहोगे। इससे मैंने 4 फ़ोटो ये सिलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, फिल सिलेक्टेड फ्रेम। एक-एक करके सारे फ़ोटो जा रहे हैं देखो। और ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो फ़ोटो जो मैंने इसमें फिल की है अभी, ये रेड कलर के हो रहे हैं। लेकिन अब मैं राइट क्लिक करूँगा फ़ोटो पे और यहाँ प्रेफ़रेंस पे आएँगे
फिल इमेज। और ये कलर मार्क का ऑप्शन आया, देखो दोस्तों रेड कलर में ये मार्क हो गया है, फोटो जो है मेरा रेड कलर मार्क हो गया है। यही अगर मैं इसको हटाऊं और यहाँ हाइड एंड रिमूव तो करूं यूज फोल्डर, ओके। मैं फोटो को साफ करता हूँ, मैं करता हूँ बेसिक करेक्शन। मैंने बेसिक करेक्शन दिया, देखिए सारे फ्रेम मेरे फ्री हो गए, 1 2 3 4, मैंने चारों फ्रेमों को सिलेक्ट किया। ऊपर वालों को नहीं सिलेक्ट करूंगा, 1 2 3 4, ये कुछ 4 फोटो है और मैंने इनको फिल सिलेक्टेड फ्रेम किया। अभी मेरे ये 4 फोटो ये फिल होंगे और प्लस यहाँ से हट भी जाएंगे ये। हटने से फायदा क्या होगा कि मैं दोबारा से इन फोटो को गलती से यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर ये यहाँ से हट जाएंगे और मुझे इतना तो कंफर्म होगा ना कि एक बार फोटो लग चुका है, या बाय द वे अगर मुझे चाहिए तो मैं मैनुअल तरीका है, मैं दोबारा फोटो लेके आ सकता हूँ, वो बात नहीं। लेकिन एक बार को एक फोटो एल्बम में लगना चाहिए, तो वो एक बार को एक फोटो एल्बम में लग जाएगा, लगने के बाद हट जाएगा, तो फोटो द्वारा मुझे परेशान नहीं करेगा। ये देखिए फोटो एक एक करके लगते जा रहे हैं और यहाँ से गायब होते जा रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 फोटो और 4 फोटो यहाँ से हट चुके हैं। ये कहाँ मिलेंगे फोटो, ये देखिए एफडी के फोल्डर में आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे इसको ओपन और यहाँ देखिए यूज इमेज के नाम से एक फोल्डर बन चुका है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए चारों फोटो वही हैं जो मैंने अभी फिल किए हैं और ये फिल होने के बाद इस फोल्डर में आ चुके हैं। अगर मुझे जरूरत है कि फोटो में ये फिल लगाना है तो कंट्रोल एक्स यानी कट किया मैंने और वापस जाकर कंट्रोल बी वहीं पेस्ट कर दूंगा। इसको करूंगा यहाँ से क्लोज या इस पर क्लिक करूंगा और ये देखिए ये फोटो मेरा आ चुका है। ये वाला फोटो था, ये मेरा यहाँ आ चुका है, ठीक है ना। इतना आसान है इसको सेट करना। अच्छा जी, एक ऑप्शन ये हो चुका है प्रेफरेंस में फिल इमेज वाला। आप समझ चुके होंगे आपको फिल इमेज में क्या सेटिंग रखनी है। मैं आपका एक बार फिर दिखाऊं, आपको यही सेटिंग रखनी है। ठीक है दोस्तों, इतनी सेटिंग आप रखिए, इसको ओके कीजिए। इसके आगे की सेटिंग देखते हैं प्रेफरेंस में एरिया टू फ्रेम, इसका हमारा कोई काम नहीं। ऑटो पेज, दोस्तों जब भी आप फोटोशॉप में नया ऑटो पेज बनाएंगे तो उसकी कन्वर्ट करने पे क्या साइज आपको रखना है, ये उसके लिए सेटिंग है। आप चाहो तो इसको रिसाइज ऑटो कन्वर्ट टू न्यू साइज हर हर बार के लिए कर सकते हो या एक बार के लिए कर सकते हो, ये आपका खुद के ऊपर है, आपको किस तरीके से किस साइज पे एलएम डिजाइन करनी है। 1236 पे 300 के डीपीआई पे करना चाहते हो या 200 के डीपीआई पे करना चाहते हो, 250 के डीपीआई पे करना चाहते हो, ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप अपने तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक लास्ट का ऑप्शन और है दोस्तों, सेव पेज। ये भी बहुत जरूरी चीज है, बहुत काम की चीज है। जैसे मैंने आपको कहते ऑटो कन्वर्ट वाले ऑप्शन में बताया था, ये आपका आउटपुट फोल्डर है। यहाँ आपको डाटा देना है, आप किस तरीके से कहाँ आप सेव करना चाहते हैं। मैं आपको एक बार फिर से अपनी ड्राइव पे लेके जाता हूँ और ये देखिए एक इनपुट और एक आउटपुट फोल्डर, ये मैंने 2 फोल्डर बना रखे हैं। ये फोल्डर मेरे नहीं बदलते हैं। जब भी नई शादी होती है या नया प्रोग्राम होता है उसको मैं इनपुट फोल्डर में लेके आता हूँ, क्योंकि उसमें से फोटो मुझे इन कराने हैं। और जो आउटपुट का डाटा होता है, जो एल्बम तैयार होती है, जो पेज तैयार होता है, वो मैं आउटपुट फोल्डर में रखता हूँ, जिससे कि मुझे काम करने में भी आसानी होती है और डाटा भी मेरा सेव रह जाता है। जब ये डाटा तैयार हो जाएगा तो मैं फोटो को डिलीट मार दूंगा और जो रेडी डाटा है पीएनजी का उसको मैं नेक्स्ट ड्राइव में जाके सेव कर लूंगा। इस तरीके से वर्क फ्लो मैं अपना करता हूँ। तो आप समझिए, मैं यहाँ पे इस आउटपुट वाले फोल्डर को राइट क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए ये आउटपुट फोल्डर हो चुका है। चाहो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा के ऊपर है। ओपन आउटपुट फोल्डर सेविंग, मतलब जब भी आप डाटा को सेव करोगे, मतलब अपनी पहली शीट सेव की दूसरी शीट पे, तो हर बार जब भी आप शीट को सेव करोगे तो आपका वो फोल्डर सेव खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए, या पीछे बैकग्राउंड में चुप बैठा रहे। तो मैं तो चाहूंगा कि आप इसको टिक करके रखें कि जब भी आप पेज को सेव करें तो आपके सामने ओपन हो। बाय द वे कोई मिस्टेक रह गई है तो आपके सामने आए, दिखे, जिससे कि आप उसको सही कर सको। और अगर ये फोल्डर आपको खुलेगा ही नहीं और आप एक के बाद एक पेज सेव करे चले जा रहे हो, तो फिर ये चांसेस भी कम होते हैं कि आप लास्ट में जाके फुल प्रोसेस में एक एक पेज को चेक कर पाओ। तो मेरी राय यही है, आप इसको टिक करके रखिए। इसके बाद ऑप्शन आता है इसमें फॉर्मेट का, किस फॉर्मेट में हम पेज को सेव करना चाहते हैं दोस्तों। तो इसमें 2 3 ऑप्शन दे रखे हैं, बढ़िया ऑप्शन है सारे। जेपीजी है, पीएचडी है, पीएसबी है, पीडीएफ है और टीआईएफ। टीआईएफ तो खैर रॉ फॉर्मेट हो गया। तो मैं आपको दोस्तों यही राय दूंगा, एक तो आप इसमें जेपीजी को टिक करके रखिए और एक पीएचडी को टिक करके रखिए। इसके बाद लास्ट का जो काम होगा वो क्लोज आफ्टर सेव, यानी कि जब मेरा पेज सेव हो जाएगा मैं क्लिक करूंगा सेव पेज इस पर,
इस वाले पर, तो इस तरीके से डी फ़ोल्डर में जाएगा, जेपीजी और पीएनजी में सेव होगा और उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा, ताकि मैं अब नई फ़ोटो की या नई शीट के ऊपर काम कर सकूँ। और इतना दोस्तों करने के बाद आपको पेज को सेव करना है, जो ये पेज हमने बनाया हुआ है, मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए, ये पेज सेव होगा, बहुत माइनर सा टाइम लेता है। सेव हो चुका है, मैं फ़ोल्डर देखूँ, ये। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, देखिए, आउटपुट फ़ोल्डर मैंने सेलेक्ट किया, ये आउटपुट फ़ोल्डर में जा चुका है। जेपीजी या पीएचडी दोनों फाइल बन चुकी हैं, मैं चाहूँ पीएसबी में, तो पीएसबी भी बन सकती है, पीडीएफ चाहूँ पीडीएफ भी बन सकती है और टीएफ चाहूँ टीएफ भी बन सकती है। ये सॉफ्टवेयर सब काम करके देगा जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन मेरी ज़रूरत क्या है, खाली जेपीजी और पीएचडी की। और उसके बाद जो मेरा पेज है, जो विंडो में पेज चल रहा है फ़ोटोशॉप पे, वो मेरा क्लोज़ होना चाहिए, वो भी मेरा क्लोज़ हो चुका है। इसको करते हैं क्लोज़, इसको भी करते हैं क्लोज़। और दोस्तों एक लास्ट ऑप्शन रह गया अनमार्क का। ये अनमार्क कब काम आता है, जब हम इसमें इसको ये हम प्रेफ़रेंस में आए थे, फिल इमेज वाले पे, और यहाँ हमने कलर वाला ऑप्शन दिया था दोस्तों। जब हम कलर मार्क पे करते हैं, तो यहाँ मार्क बन जाता है। अब मार्क बन गया तो फ़ोटो हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाएँगे क्योंकि मार्क बन चुका है। तो उसके लिए क्या होता है, मैं इसको अनचेक करता हूँ कि जब आपका फ़ोटो मार्क हो रखा हो, तो आप राइट क्लिक करके उसको अनमार्क करेंगे। या तो अनमार्क ऑल कर सकते हैं, सभी अनमार्क हो जाएँ, जितने भी आपने 100 फ़ोटो खोले हैं, 100 में से 30-40 फ़ोटो आपने मार्क कर चुके हैं या यूज़ कर चुके हैं। तो आप चाहो तो सभी को अनमार्क कर सकते हैं या जितने भी आपने सेलेक्ट किया हुआ 1 फ़ोटो, 4 फ़ोटो, उसको आप अनमार्क कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है ना? यही दोस्तों कुछ सेटिंग थी इसके बारे में बेसिक सी, और आशा करता हूँ कि कुछ-कुछ वीडियो में समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में आपको इसी की बेसिक जानकारी को और डिटेल में बताऊँगा। अभी तो आपको खाली ऊपर-ऊपर मुखड़ा बताया है मैंने, है ना? इसी की बेसिक चीज़ों के बारे में बताना है, किस तरीके से यूज़ करना है ये भी बताना है, और मैं किस तरीके से काम में यूज़ लेता हूँ वो भी आपको बताना है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बेस्ट एल्बम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। हालाँकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ही बेसिक जानकारी दे पाया हूँ, लेकिन भविष्य में आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का फुल वर्क प्रोसेस बताऊँगा, पूरी डिटेल में हर एक पॉइंट बताऊँगा, हर एक ऑप्शन बताऊँगा, ताकि आप भी अपने एल्बम डिजाइनिंग के वर्क प्रोसेस को सरल व आकर्षक बनाने के साथ-साथ रफ्तार भी दे सकें। दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या आपके काम आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। आपकी हेल्प के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ मेरे साथ जॉइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप जॉइनिंग की रिक्वेस्ट डालते हैं, तो प्लीज़ कुछ देर वेट कर लेना, हो सकता है मुझे आपको जॉइन करने में कुछ समय लग जाए, लेकिन मैं आपको ज़रूर जॉइन करूँगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम-राम, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।